हेलो क्लास, वेलकम टू द प्राइवेट साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। हाँ, आप सोचते होंगे मैम ऐसे ही शुरू करती हैं, रोज़ कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं बताती हैं। क्या बताऊँ, आप लोग एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं आजकल के बच्चे, 5G ज़माने के बच्चे हैं। ठीक है, अभी तक हमने सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में इंट्रो क्लास कर ली थी। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी दो फेजेस थी, इंटरफेज और दूसरी एम फेज। इंटरफेज में हमारे 3 टाइप्स थे, G1 S G2। ठीक है, और उसके बाद एम फेज आता है। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरफेज के बारे में। इनके जो 3 स्टेप्स हैं, G1 S G2, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा इंटरफेस जैसे चलता है, कैसे चलता है, एम फेज, फिर उसके बाद G1 S G2, फिर M, G1 S G2, फिर M, G1 S G2, फिर M। मतलब 2 M के बीच में आता है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस ऑलवेज फाउंड इन बिटवीन 2 M फेज। 2 M फेजेस के बीच में हमेशा हमारा इंटरफेस मिलता है। ठीक है, मेटाबॉलिकली इट इज मोस्ट एक्टिव स्टेज। मेटाबॉलिकली ये बहुत एक्टिव स्टेज है। ठीक है, बट इट इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। एज सेल डजंट डिवाइड हियर, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ वो क्या करती हैं, अपनी प्रिपरेशन करती हैं यहाँ पे, लेकिन डिवाइड नहीं होती हैं। अब जो इसमें क्रोमोसोम्स आते हैं, तो इसमें क्रोमेटिन नेटवर्क मिलता है। एक एक जो थ्रेड होते हैं वो आपस में उलझे हुए और वो थ्रेड की तरह पूरे फैले, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर की तरह फैले होते हैं। तो जो ये हमारा इंटरफेस होता है, ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। G1 जिसे हम गैप 1 कहते हैं, S सिंथेसिस फेज हो गई, G2 गैप 2 हो गई। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं G1 फेज। जो G1 फेज होता है हमारा, ठीक है, तो अब हम G1 फेज की बात करेंगे। तो G1 फेज को हम गैप 1 कहते हैं, गैप 1 फेज कहते हैं। ये माइटोटिक के पहले होती है हमारी। माइटोटिक के क्या होता है? बाद में होती है, सॉरी, एम के सबसे बाद में और पहली हमारी जो इंटरफेस का स्टेप है वो क्या है? G1। तो ये क्या है हमारा G1, जिसे हम पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं। उसके बाद ये क्या है? एस के पहले आती, इसीलिए प्री सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्री सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। सेल इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव इन दिस फेज। इस फेज में मेटाबॉलिकली ये सेल क्या होती है? बहुत ही एक्टिव होती है। सेल टेक्स डिसीजन टू डिवाइड इन दिस फेज। यहाँ पे वो डिसीजन लेती है कि हम क्या होंगे? डिवाइड होंगे इस फेज में। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस। इसमें क्या होता है? इसमें सिंथेसिस होता है प्रोटीन और आरएनए का। जहाँ आरएनए वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा ही होगा। तो आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस सिंथेसिस। सेल ग्रोथ अकर इन दिस फेज। सेल ग्रोथ हमारी इस फेज में होती है। यहाँ पे हमारा एक नया आ जाता है जीवन में ही। जब ये सोचते तो हैं कि हम करेंगे, लेकिन वो फिर पीछे हट जाते हैं। जैसे आप लोग सोचते हो ना कि मुझे ये काम करना है। मान लीजिए आपने IAS PCS के लिए सोचा कि आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, लेकिन जब आपने सिलेबस देखा, आप पढ़ रहे हो, कुछ दिन तो आपने बहुत अच्छे से उसे इंटरेक्ट किया, पढ़ाई की, लेकिन धीरे धीरे फिर आपने पीछे कदम खींचे, तो ये क्या हो जाएगा? ये डिसीजन लेने के बाद आप उससे पीछे हट गए, तो ये आ जाती है हमारी यहाँ पे G0 फेज आती है। ठीक है, कौन सी फेज आती है? G0 फेज आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो ये होता है, इसमें सम सेल्स एग्जिस्ट, इसमें जो कुछ सेल्स एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिट G1 फेज। जो G1 फेज से बाहर निकल जाती है, एग्जिट G1 फेज। सम सेल्स एग्जिट G1 फेज। कुछ सेल्स हमारी G1 फेज से निकलती हैं और क्या होती हैं? आगे डिवाइड नहीं होना चाहती, वो आगे बढ़ना ही, डिवाइड नहीं होना चाहती हैं। वो क्या बनी रहना चाहती हैं? अपनी पेरेंट सेल में ही रहना चाहती हैं, वो डिवाइड नहीं होना चाहती हैं फर्दर। ठीक है, तो ऐसी सेल्स क्या कहलाती हैं? सच सेल्स एंटर इन G0 फेज। ऐसी जो हमारी सेल्स होती हैं वो किस में एंटर कर जाती हैं? G0 फेज में एंटर कर जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारी जो हार्ट सेल होती है, जैसे हम एग्जांपल्स में दे रहे हैं, हार्ट सेल्स डजंट डिवाइड। जो हमारी हार्ट सेल्स होती हैं वो कभी भी डिवाइड नहीं होती हैं। ठीक है,
तो जो क्या होती हैं, फर्दर डिवाइड नहीं होना चाहती हैं, जीवन में ही रहना चाहती हैं और फिर डिवाइड आगे नहीं होना चाहती हैं, ऐसी हमारी G0 फेज में इंटर कर जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारी हार्ट सेल्स होती हैं, कभी भी आगे डिवाइड नहीं होना चाहती हैं, नहीं होना क्या, नहीं होती हैं, हार्ट सेल्स हमारी कभी भी डिवाइड नहीं होती हैं। ठीक है, तो G0 के बारे में हम 2-3 स्टेप्स आपको और बता रहे हैं। ये अलग से पूछा जाता है, where G0 phase has come and what is the function of the G0 phase, ये क्या काम करता है। ठीक है, तो अब हम G0 फेज जो हम कर रहे हैं उसके हम कुछ और स्टेप्स देख लेते हैं। जैसे कि ये फर्दर डिवाइड नहीं होना चाहती हैं तो ये G0 फेज में आ जाती हैं। अब जैसे जो G0 फेज में है हमारी, ठीक है, सेल्स रिमेन इन G0 फेज, जो सेल्स हमारी G0 फेज में बनी रहती हैं, होती हैं, ठीक है, वो कैसी होती हैं, cells remain in G0 phase are metabolically active। ये मेटाबॉलिकली कैसी होती हैं, एक्टिव होती हैं, बाकी सारे काम करती हैं, लेकिन खाली क्या नहीं होना चाहती, ये डिवाइड नहीं होना चाहती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं बट नॉट डिवाइड, ये लेकिन क्या नहीं होना चाहती हैं, डिवाइड नहीं होना चाहती हैं until and unless। ठीक है, ये जब तक डिवाइड नहीं होना चाहती हैं, जब तक ये डिवाइड नहीं होना चाहती हैं वो इसी फेज में रहती हैं, G0 फेज में। इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम, दे आर कॉल्ड, इनको G0 फेज में ही रखते हैं। ठीक है, टू डू सो, ये ऐसी ही बनी रहेंगी, ये डिवाइड नहीं होंगी। इसके बाद इसी में एक स्टेप और आ जाता है हमारा, अगर कुछ एक्सटर्नल सिग्नल्स मिल भी जाते हैं, इफ गॉट सम एक्सटर्नल सिग्नल्स, अगर ये कुछ एक्सटर्नल सिग्नल मिल भी जाते हैं इनको, ठीक है, सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड, अगर ये कुछ बाहर से इनको एक्सटर्नल सिग्नल मिल भी जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाती हैं, देन these cells may be divide, तो ये सेल्स हमारी आगे डिवाइड हो सकती हैं। ठीक है, अगर इनको ऐसा सिग्नल मिल भी जाता है तो ये आगे डिवाइड हो सकती हैं। फिर इसके बाद एक और है, if these cells are divide, है ना, अगर ये क्या हो जाएंगी, these cells divides, अगर ये डिवाइड हो भी जाती हैं, these cells divide to replace the dead, ये क्या हो जाती हैं, ये डेड और इंजर्ड सेल को रिप्लेस कर देती हैं। ठीक है, ये जो G0 फेज में जाती हैं ये क्या करती हैं, ये इसको फर्दर रिप्लेस भी कर देती हैं और डेड और इंजर्ड सेल को रिप्लेस कर देती हैं डिवाइड होके। अगर उनको बाहर से कुछ ऐसा सिग्नल मिल गया कि वो आगे डिवाइड होना चाहती हैं तभी वो होती हैं, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फेज में, जो कौन सा आता है हमारा, सेकंड आ जाता है हमारा एस फेज, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज कहते हैं, सिंथेसिस फेज। ये किसके किसके बीच में हमारी, जो अभी हमने पढ़ा था G1 S G2, है ना, तो ये G1 और G2 के बीच में है, G1 गैप और G2 गैप के बीच में आती है S फेज। तो क्या लिखेंगे, फाउंड बिटवीन G1 एंड G2। ठीक है, किसके किसके बीच मिलती है, G1 और G2 के बीच मिलती है। इसमें और क्या होता है इस फेज में, DNA रेप्लिकेशन अकर, DNA रेप्लिकेशन अकर, DNA का क्या हो जाता है, रेप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, आगे के फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। अगर हमने इफ इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA is 2C,
अगर ये क्या है 2C है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 4C। ये आगे क्या बन जाएंगे, 4C बन जाएंगे इस फेज के बाद। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आफ्टर दिस फेज। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, जो हमारा डीएनए है ये रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक है। तो जब रेप्लिकेशन होगा, जो हमारा 2C है, ठीक है, 2 सेल्स हैं, वो 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी। भाई ये 2 थी, ठीक, ये फर्दर क्या होंगी, ये अपनी अपनी डिवाइड करके 2 बनाएंगे तो क्या हो जाएंगी, 4 होंगी कि नहीं होंगी। तो इसीलिए ये कहाँ मिलती है, G1 और G2 के बीच में मिलती है। फिर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और अगर इनिशियल अमाउंट इसका क्या होता है, डीएनए का 2C होता है, तो ये बाद में क्या हो जाता है, ये बाद में 4C बन जाता है इस फेज के बाद, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा, जो हमारा क्या कहते हैं, एक नोट की तरह ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नोट डाल रही हूं मैं। अगर, ठीक है, इफ क्रोमोसोम नंबर इज G1, इफ क्रोमोसोम is 2C in G1 phase, अगर G1 फेज में हमारे क्रोमोसोम क्या है, 2C हैं, ठीक है, मतलब या कह लो 2N है, मतलब डिप्लॉयड है, सॉरी, ठीक है, डिप्लॉयड है, 2N है, तो ये क्या होगा, इट विल रिमेन 2N, तभी ये क्या बना रहेगा, 2N डिप्लॉयड ही बना रहेगा, इवन आफ्टर एस फेज। कौन सी फेज चल रही है हमारी, एस फेज चल रही है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं, अगर G1 फेज है, हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो 2N डिप्लॉयड हैं, तो इस फेज के बाद भी वो क्या बने रह सकते हैं, 2N ही डिप्लॉयड ही बने रह सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ और पॉइंट्स हैं रेप्लिकेशन से रिलेटेड, वो देख लीजिए, फिर G1 एस फेज खत्म हो जाएगी, फिर G2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इसका नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब रेप्लिकेशन देखते हैं। जो हमारा रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन अकर, जो रेप्लिकेशन होता है इसमें, वो किस में होता है, ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो बीच में होता है ना, सेंट्रियोल अकर, जो रेप्लिकेशन होता है सेंट्रियोल का, वो एस फेज में ही होता है, इन एस फेज, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये भी हमारा डबल हो जाता है, क्या हो जाता है, ये भी हमारा डबल हो जाता है, ठीक है। और ये जो रेप्लिकेशन होता है सेंट्रियोल में, प्लांट सेल में नहीं सेंट्रियोल पाया जाता है, जो हमारा ये होता है, ये हमारा एनिमल सेल में होता है। किस में होता है, एनिमल सेल में होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, ठीक है, अब जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, इज ऑल्सो एक्टिव हियर, इज ऑल्सो एक्टिव हियर। वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में मिलते हैं, ठीक, जो कि हमारे रेप्लिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और इस फेज में और क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी बनती है। हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन ऑल्सो फॉर्म्ड या सिंथेसाइज कह सकते हैं, ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन दिस फेज। इस फेज में हिस्टोन प्रोटीन भी सिंथेसाइज होती है। एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे था जो एस फेज हमारा, इसे सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। ये हमारी G1 और G2 के बीच में मिलती है, फाउंड, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ होता है। अगर इनिशियल अमाउंट डीएनए का हमारा 2C है, मतलब 2 सेल्स हैं, तो आगे ये क्या होगा इस फेज में, इस फेज के बाद वो 4C हो जाएंगे, क्योंकि वो डिवाइड हो जाएंगे। फिर अगर क्रोमोसोम G1 फेज में 2N है, तो इस फेज में भी 2N बने रहेंगे, वो इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होंगे। रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल अकर इन एस फेज। एस फेज में जो रेप्लिकेशन है, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन है, वो होता है, लेकिन जो हमारा सेंट्रियोल है वो एनिमल सेल में पाई जाती है,
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज आल्सो एक्टिव हियर। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी यहाँ पे कैसा होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। और इस फेज में हमारी क्या बनती है, हिस्टोन प्रोटीन भी बनती है, सिंथेसाइज होती है, ठीक है, संश्लेषित होती है। सिंथेसाइज मतलब क्या होता है, संश्लेषित होना। इतना समझ में आया। ये हमारी 2 फेजेस खत्म हो गई, ठीक। अब हम आते हैं लास्ट फेज इंटरफेज की, कौन सी हमारी, G2 फेज, जिसे हम गैप 2 भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है वो कौन सी है, हमारी G2 फेज है, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, गैप 2, G2 फेज, जिसे हम गैप 2 भी कहेंगे, ठीक है। अब ये कब आती है, ये हमारी क्या होती है, M के पहले आती है। जैसे ये था हमारा G1S G2 और M के पहले आती है, सिंथेसिस के बाद होती है। तो इसको और क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं पोस्ट सिंथेसिस फेज, क्योंकि सिंथेसिस के बाद ये स्टेप होता है G2, इसलिए पोस्ट सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। ये M के पहले होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्री माइटोटिक भी कहते हैं, प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं इसको। M कौन सी होती है, माइटोटिक फेज होती है, तो उसके पहले, इसलिए प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो G2 फेज है, यहाँ लिख देती हूँ, इन G2 फेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ होती रहती है, ठीक है, सेल ग्रोथ कंटिन्यूस, सेल ग्रोथ हमारी कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है, सेल्स आर प्रिपेयर फॉर डिवीजन। जो सेल्स हैं वो डिवीजन के लिए यहाँ पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स, मोर प्रोटीन्स, जितनी जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, और आरएनए, मोर प्रोटीन्स एंड आरएनए सिंथेसाइज्ड इन दिस फेज। इस फेज में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन और आरएनए हमारा सिंथेसाइज होता है, ठीक है। और जो हमारी प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, जो प्रोटीन हमारी यहाँ पे सिंथेसाइज होती हैं, प्रोटीन आर इम्पोर्टेंट, सेंटेंस भी तो सही बनना चाहिए, प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर सिंथेसिस, अभी मैं लिख देती हूँ, नोट्स फिर समझाती हूँ। सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल फाइबर, जो प्रोटीन्स यहाँ पे स्पिंडल फाइबर से सिंथेसाइज होती हैं, वो भी यहीं पे सिंथेसाइज होती हैं, इसी फेज में, ठीक है। आफ्टर G2 फेज, अब G2 फेज जब हो गया तो ये कहाँ इंटर कर जाएगी, सेल इंटर्स इन M फेज, मतलब ये माइटोटिक फेज में इंटर कर जाएगी, क्योंकि इसके बाद हमारी M फेज शुरू हो जाएगी, एंड इट इज रेडी टू डिवाइड, और ये अब डिवाइड होने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। इन माइटोसिस, जब माइटोसिस होती है, ठीक है, तो क्या होता है, जो एनिमल सेल्स होती हैं, ओनली एनिमल सेल्स अकर, जितनी भी हमारी एनिमल सेल्स होती हैं, अकर इन डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है। ये कहाँ होती हैं, डिप्लॉयड सेल में हो जाती हैं, जबकि जो प्लांट सेल में होती है, वाइल इन प्लांट सेल अकर इन हैप्लॉइड,
यहाँ पे ये 2n होती है और यहाँ पे ये क्या होती है, n होती है, ठीक है। हैप्लॉइड होती है एज वेल एज डिप्लॉइड, एज वेल एज डिप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों होती हैं। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जो G2 फेज है वो हमारी S फेज के बाद आती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम पोस्ट सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। और ये क्या होती है, M फेज के पहले आती है, इसलिए प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। इन G2 फेज सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, इसमें सेल की ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। इस फेज के बाद ये डिवाइड होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती है। मोर प्रोटीन्स एंड RNA सिंथेसाइज इन दिस फेज, बहुत सारी प्रोटीन्स यहाँ पे और RNA क्या होता है इस फेज में, सिंथेसाइज होता है, मिलता है, संश्लेषित होता है। प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल फाइबर इन दिस फेज। इस फेज में जो स्पिंडल फाइबर हमारा जब हम डिवाइड करते हैं ना, यहाँ पे ये हमारा स्पिंडल फाइबर नहीं, ये जुड़ी होती है यहाँ सेल्स, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर जुड़े हैं। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटीन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और G2 फेज, जब हमारी G2 फेज सेल हमारी इस फेज के बाद कहाँ एंटर हो जाती है, M फेज में, माइटोटिक फेज में। इट इज़ रेडी टू डिवाइड, अब ये डिवाइड होने के लिए तैयार है। अब जो माइटोसिस फेज आती है उसमें क्या होता है, जो एनिमल सेल्स होती हैं ये डिप्लॉइड हो जाती हैं, ठीक है। ये कैसी होती हैं, डिप्लॉइड मतलब 2n होती हैं, जबकि जो हमारे प्लांट सेल होती हैं उसमें हैप्लॉइड के साथ साथ ये डिप्लॉइड भी होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज ये इंटरफेज के सारे मैंने फेजेस बता दिए। अब M फेज के बारे में वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर क्लास।